क्या कर्स ऑफ फेरो सच में एग्जिस्ट करता है? एक रिलीजियस पर्सन होने के नाते, एक एक्सॉर्सिस्ट होने के नाते मुझे इस पर भी रोशनी डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सच में ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो हमेशा से एक मिथ रहा है कि इजिप्शियन फेरोज की मम्मी को छेड़ना, उन्हें डिस्टर्ब करना एक बैड लक लाता है, बीमारियां लाता है, यहाँ तक कि मौत भी। और इस मिथ को बढ़ावा तब मिला जब 1922 में तूतनखामन का जो है मकबरा ढूंढा गया, जिसके मिलते ही कई डेथ्स हुई। और हैरानी की बात कि सारे लोगों का खात्मा बीमारियों से हुआ। जॉर्ज हर्बर्ट जो था फाइनेंशियल बेकर इस एक्सकवेशन का, ये मकबरे के खुलने के 4 महीने बाद बुखार की वजह से चल बसा। जॉर्ज जेगुल जो विजिटर था, ये बुखार की वजह से ये बंदा भी चल बसा। सर आर्कीबार्ड डगलस रीड जो रेडियोलॉजिस्ट था और इसने तूतनखामन की मम्मी को स्कैन किया था, ये भी चल बसा किसी मिस्टीरियस बीमारी से। एसी मेस जो उसी टीम का मेंबर था, ये निमोनिया होने की वजह से चल बसा। दिहॉन मार्विन हर्बर्ट जो हाफ ब्रदर था जॉर्ज का, ये भी मलेरियल निमोनिया होने की वजह से चल बसा। सर ब्रूस इंग्रम जो कार्टर का दोस्त था, बाय द वे हावर्ड कार्टर ने ही तूतनखामन के मकबरे को डिस्कवर किया था। बाकियों के मुकाबले इसका खात्मा अच्छी खासी एज में हुआ, पर ब्रूस जो इसका हाफ ब्रदर था, इसके घर कुछ ऐसी घटना हुई जो बहुत ही अजीब थी। जैसे कि पहले इसके घर में आग लगी और इसका घर तबाह हो गया। इसने फिर से अपने घर को वापस बनाया और फिर बाद में बाढ़ की वजह से इसका घर बह गया, क्योंकि बताया जाता है कि इसको उस टॉम की कई कीमती चीजें गिफ्ट के तौर पर दी गई थी जिसको वो घर लाया था। ऐसे ही कई और नाम भी शामिल हैं। ह्यू एवलिन वाइट जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, इसने भी मकबरे में कदम रखा था और मेन लोगों में से था। इसने 1924 में खुद को डिलीट कर लिया। वहीं एक और बंदा था, जॉर्ज का सेक्रेटरी था और पहले बंदे में से था जिसने हार्वर्ड के बाद मकबरे में कदम रखा था। इसका नाम था रिचर्ड बेथेल। इसका एंड हुआ 1929 में। रीजन क्या था किसी को नहीं पता। हालांकि एक मॉडर्न हिस्टोरियन ने इसकी डेथ को उस जमाने के फेमस काले जादूगर एलिस्टर क्रॉली से जोड़ा। बेथेल को लंदन के एलीट जेंटलमैन क्लब के रूम में जो है पाया गया। एक और बंदा था जिसके घर आग लगने से उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी जल गई। ये बंदा इन्हीं लोगों का दोस्त था और इजिप्शियन बुक ऑफ डेड की मैन्युस्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। ऐसे ही एक और बंदा था जो पागल हो गया और ज्यादातर आप नोट करोगे कि ये मेन लोगों में से थे और लगभग सभी फॉरेनर्स थे। अब इस कर्स को समझने के लिए हम 2 तरह के नजरिया देखेंगे, पहला सुपरनेचुरल और फिर साइंटिफिक। क्या इजिप्शियन कभी ऐसे श्राप पर यकीन करते थे? तो हाँ, वो बिल्कुल करते थे, पर तूतनखामन के मकबरे में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो श्राप की तरफ इशारा करती हो। पर कुछ कब्रें मौजूद है इजिप्ट के अंदर, जैसे टूम्ब ऑफ आख्तिफी। यहाँ लिखा है कि कोई भी शख्स जो इस ताबूत के साथ बुराई या दुष्टता करेगा, देवता हेमन उसके वस्तुओं को स्वीकार ना करे और उसका उत्तराधिकार ना पाए। इसी तरह एक और इजिप्शियन कब्रिस्तान है जहाँ ऐसे कर्सेस की बात करी गई है, जिसको मस्तबा ऑफ केंतिका एखीकी, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको छठे राजवंश से जोड़ा जाता है जो सकरा में है। इसको भी लानती माना जाता है, जो पुजारियों के द्वारा रिचुअली प्रिजर्व किया गया है ताकि कब्र की हिफाजत की जा सके। ब्लैक मैजिक रिचुअल्स। यहाँ जो इंस्क्रिप्शन मौजूद है उस पर लिखा है, जो भी नापाक इंसान मेरी इस कब्र में आएगा उसका न्याय होगा, उसका अंत हो जाएगा। मैं उसकी गर्दन पक्षी की तरह पकड़ लूंगा और मैं उसके अंदर अपना डर डालूंगा। अब जिस तरह इजिप्शियन बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे, ये चीज दिखाता था कि उनके लिए मुर्दे का जिस्म कितना अहम है, बिकॉज उनकी आस्था आफ्टर लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा थी। चूंकि वो मानते थे कि जिस्म रूह का घर है और उनका रूह का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। वो 3 रूहों पर यकीन करते थे, जिनको का, बा और अख कहा जाता था। वैसे तो इसके कई और एस्पेक्ट थे, लेकिन ये 3 मेन रूहों का जिक्र है। अब जो का कॉन्सेप्ट था कि स्पिरिट को लाइफ फोर्स के तौर पर कंसीडर किया जाता था। का को ये सोल बॉडी से कनेक्ट होती थी और बॉडी इसके लिए एक होम जैसा था कि ये सोल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी चीजों से इंटरेक्ट कर पाती और ऑफरिंग वगैरह को रिसीव कर पाती। अगर किसी की बॉडी खराब हो जाती या लापता हो जाती तो इनका मानना था कि वो सोल
को बॉडी तक का रास्ता नहीं मिल पाता और वो भटक जाती है और वो भटकती रहती है। इसीलिए बॉडी का प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था। बेसिकली बॉडी ही आफ्टर लाइफ में सोल के वजूद का हिस्सा थी। अब इन्हीं बॉडीज को सेफ रखने के लिए वो हर कोशिश करते थे, जिनमें ब्लैक मैजिक भी शामिल है। आई मीन ये चीज कुरान में मौजूद है कि इजिप्शियन को काला जादू में महारत हासिल थी और वो सिर्फ नजर का धोखा ही नहीं करते थे बल्कि हार्मफुल मैजिक, कर्सेस एंड हेक्सेस जैसी चीजों को भी प्रैक्टिस करते थे। और बॉडीज को सेफ रखने के लिए वो एमुलेट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे, स्पेल वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे। और बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रॉबर्स से कब्रों को बचाने के लिए उस बॉडी पे स्पेल करते थे और वार्निंग के तौर पर दीवारों पर तस्वीर बना दिया करते थे कि जो भी कब्र के साथ छेड़खानी करेगा वो खतरनाक जानवर उनका शिकार कर लेंगे। और यही चीज हमको देखने को मिली 1922 में, जब ये कर्स का जो है ट्रेंड शुरू हुआ। उनमें एक और शख्स था जेम्स हेनरी। इसने बताया कि खुदाई के ठीक बाद, ये 22 दिसंबर 1922 का न्यूयॉर्क टाइम का न्यूज है जहां ये बात मौजूद है कि कार्टर के घर में ये इंसिडेंट मौजूद आया। उसकी पेट बर्ड को एक कोबरा ने निकल लिया था और वो कोबरा अभी भी उस केज में मौजूद था और ये चीज कर्स को और ज्यादा बढ़ावा देने लगी। अगर आप तूतनखामुन की कॉफिन देखेंगे जिस पर उसका स्टैचू मास्क बना हुआ है, उसके सर के ऊपर एक क्राउन कोबरा मौजूद है जो प्रोटेक्टर गॉडेस वॉचर को रिप्रेजेंट करता है। अब रही ये बात कि मैं इन सबको कैसे देखता हूँ। देखो, ये जो श्राप है या लानत है, जो भी इसको नाम दिया जाए, ये सभी काला जादू ही होता है। मैं वैसा बिलीव नहीं करता जैसा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, और जादू तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा मूवीज में दिखाते। अब दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, तो रिसर्च के दौरान ये पता चला कि टूम के अंदर रेडिएशन मौजूद था जिनकी वजह से वो बीमार हुए और उनकी डेथ हुई। जैसे यूरेनियम और जहरीले पदार्थ मौजूद थे। चूंकि कब्र 3000 सालों से सील थी और जब वो अचानक खुली तो जिन्होंने पहले कदम रखा उनकी डेथ का रीजन ये रेडिएशन हो सकता है। और कितने लोग मानते हैं कि इजिप्शियन जानबूझकर ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी भी तरह मकबरे को सेफ ही रखा जाए। और ये मैं मानता भी हूँ कि इजिप्शियन मकबरे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और ये सिर्फ इसी टूम के साथ ऐसा नहीं था, कई और भी इजिप्शियन टूम है जहां ऐसे पदार्थ मौजूद है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अगर रेडिएशन ही उन लोगों के खात्मे का रीजन था तो सबसे पहले जिसने कदम रखा हार्वर्ड कार्टर, उसको क्यों रेडिएशन का असर नहीं हुआ और सिर्फ इन फॉरेनर लोगों को ही रेडिएशन का असर क्यों हुआ। ऑल्सो घर जलने के वाकया, सांप का निकलना, ये सिर्फ क्या एक कोइंसिडेंस था? हो भी सकता है। अब जो मेरे लिए बातें सेंस बना रही हैं वो है रेडिएशन ही वाली, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ ब्लैक मैजिक में इतनी पावर नहीं होती कि एक ही दिन में एक बंदे का खात्मा कर दे। ब्लैक मैजिक से भी मौतें होती हैं, पूरी फैमिली साफ हो जाती है। लेकिन ब्लैक मैजिक का जो प्रोसेस होता है, एक डीमन आपकी हेल्थ पर अटैक करता है, वो स्लो प्रोसेस होता है। मैं इस चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता कि वो कब्रों के ऊपर काला जादू नहीं करते थे टू प्रोटेक्ट द ग्रेव। पर जिस जमाने में, जिस वक्त में ये चीज हुई, उस वक्त में रूमर्स का फैलना बहुत ही आम बात होती थी और कोई उस रूमर को चेक भी नहीं करता कि ये सच भी है या झूठ भी है। लोग सिर्फ अपने अखबारों में चीजों को छाप देते थे। हाँ, जानता हूँ आज के जमाने में उससे ज्यादा रूमर्स फैलते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर आप जरा सा भी किसी चीज के, किसी रूमर्स के ऊपर रिसर्च कर लोगे तो आपको इजिली पता चल जाएंगी कि वो बात सच है या झूठ है। एलिस्टर क्रॉली आपको पता ही होगा कौन है, मैं कितनी बार वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। इन सब चीजों के साथ इसको भी जोड़ा गया, एलिस्टर क्रॉली को, क्योंकि एलिस्टर क्रॉली को पता है आपको वो इजिप्शियन मैजिक में कितना माहिर था। इजिप्शियन गॉड में उसका बिलीव क्या था, हत्ता कि वो फेरोज के कपड़े पहनकर घूमता था, ऐसा बिलीव था उसका। तो कई डेट्स को एलिस्टर क्रॉली के साथ भी जोड़ा गया कि इसमें इसका हाथ हो सकता है। जो घर जलने जुलने की बात हुई, ये सब एक प्लान, एक साजिश भी हो सकती है सैक्रिफाइस करने की और इस रूमर को और बड़ा करने की। खैर, अगर आप चाहोगे तो इस पर भी जरूर बात करेंगे। फिलहाल तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।